स्टार्ट कर रहा हूँ। तो एटॉमिक थ्योरी में क्या क्या अभी तक देखा है सचिन? एटॉमिक थ्योरी में अभी तक क्या देखा है? पहला हमने बताया था, याद होगा, रदरफोर्ड का मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। इसमें क्या क्या मेन पॉइंट्स था उसको याद रखने, क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट आता है। क्या क्या मेन पॉइंट था बताओ? पॉइंट ए क्या था? किस किस पार्टिकल का ये यूज करा था? अल्फा पार्टिकल का ये यूज करा था। और इसके एक्सपेरिमेंट का नाम है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। और अल्फा पार्टिकल क्या होती है पता है ना? हीलियम की न्यूक्लियस होती है, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, जिसको हम लोग लिखते हैं अल्फा प्लस प्लस से या हीलियम प्लस प्लस से। इसका मतलब एटम ये न्यूक्लियस है, 2 इलेक्ट्रॉन था, दोनों हमने बाहर कर लिया। और क्या इसमें स्पेसिफिक चीज है कि ये जो न्यूक्लियस है हीलियम की, इसकी मास कितनी होती है पता है? मास होती है 4 यूनिट, जिसको हम लोग 4U से लिखेंगे। और चार्ज कितनी होती है? चार्ज होती है +2 यूनिट। यूनिट को हम लोग यहाँ पे ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये अल्फा पार्टिकल की हिस्ट्री है। तो रदरफोर्ड के मॉडल में क्या निष्कर्ष निकल कर के आ रहा है ये भी बता दो, कि अगर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एन नॉट आ रहा है न्यूक्लियस पे टकराने के लिए, तो किसी एंगल थीटा पे, किसी एंगल थीटा पे कितना पार्टिकल जाएगा, ये हमें बताना हो। तो ये किन चीजों पे डिपेंड करता है? तो हमने एक रिलेशन बताया था, क्या बताया था? कि जो ये नंबर है वो इनिशियल नंबर के प्रोपोर्शनल होता है, थिकनेस ऑफ द गोल्ड फॉइल के प्रोपोर्शनल होती है, और साइन के पावर 4 θ/2 पे डिपेंड करता है। कुछ याद रहे या ना रहे, मेन चीज ये याद रखना है कि जो नंबर होती है वो साइन के पावर 4 θ/2 पे डिपेंड करता है। यानी यहाँ कहने का मतलब है थीटा अगर बढ़ेगा तो नंबर क्या होगा? कम हो जाएगा। थीटा बढ़ने पे नंबर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो कभी कभी ना क्वेश्चन में इस पे ग्राफ भी आता है, नंबर का थीटा के साथ ग्राफ, नंबर का थीटा के साथ ग्राफ कैसे आएगा? तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके का आ जाएगा। क्यों? आपको याद है, मैथमेटिक्स थोड़ी बहुत पढ़ते होगे, y अगर x के पावर n ऐसे रिलेटेड हो ना, तो उसका ग्राफ ऐसे आता है। इसको बोलते हैं हाइपरबोलिक ग्राफ। क्या बोलते हैं? हाइपरबोलिक। हाइपरबोलिक ग्राफ बोलते हैं इसको, हाइपरबोलिक ग्राफ बोलते हैं। ये ग्राफ जेई मेंस, इसी साल के जेई मेंस में आया हुआ है, इसी साल के जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो नीट में भी आ सकता है, क्योंकि मेंस और नीट में के क्वेश्चन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। तो ये बताया था एक पॉइंट रदरफोर्ड में। और क्या पॉइंट था रदरफोर्ड में बताओ? और किन पॉइंट को डिस्कस करा है रदरफोर्ड ने? तो रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करा। क्या डिस्कवरी किया? न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस डिस्कवर्ड with the help of with the help of अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा स्कैटरिंग जो इसने एक्सपेरिमेंट किया था उससे न्यूक्लियस डिस्कवर हो गया। और एटम की स्टेबिलिटी के बारे में क्या बताया रदरफोर्ड ने? एटम स्टेबिलिटी के बारे में रदरफोर्ड ने क्या मैकेनिक्स लगाया? तो इसने मैकेनिक्स लगाया कि न्यूक्लियस होगा यहाँ पे, और इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे घूमेगा तो फिर एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है?
कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, कोई भी चार्ज ना अगर एक्सेलरेट कर रहा हो, क्या कर रहा हो, एक्सेलरेट कर रहा हो, तो एक्सेलरेटिंग चार्ज ना हमेशा लाइट को जनरेट करता है। किसको जनरेट करता है, ईएम वेव को जनरेट करता है, यानी एक प्रकार की एनर्जी को जनरेट करता है। तो बताओ यहाँ पे जो सर्कुलर मोशन हो रहा है, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो सर्कुलर मोशन के, पता है सर्कुलर मोशन अगर होगा तो अंदर एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा, होगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी एक तरीके का एक्सेलरेशन ही है। तो रदरफोर्ड ने बोला कि अगर ये भी एक्सेलरेशन है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग इससे लाइट बार बार निकलती जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि इसकी एनर्जी एक समय क्या होगी, धीरे धीरे इसकी एनर्जी कम होती चली जाएगी, और जब एनर्जी कम होगी तो इसकी और भी छोटी होती चली जाएगी, और लास्ट में ये न्यूक्लियस से कोलैप्स करेगा। नहीं, तो इस पाथ को हम लोग क्या नाम देते हैं, ये पाथ होता है स्पाइरल पाथ। कौन सा पाथ है ये, स्पाइरल पाथ पे मूव करता हुआ कोलैप्स कर जाएगा। लेकिन क्या ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। डिमेरिट यही तो है, डिमेरिट या ड्रॉबैक क्या है, डिमेरिट या ड्रॉबैक यही है कि क्योंकि एटम पूरे यूनिवर्स का बिल्डिंग ब्लॉक होता है, तो एटम को तो सबसे ज्यादा स्टेबल होनी चाहिए, वो डिस्ट्रॉय कर ही नहीं सकता। इसलिए थोड़ी सी क्या है, इस जरूर इस थ्योरी में कुछ ना कुछ डिमेरिट है। उसको किसने दूर किया है, तो आपको पता है, उसके आगे की थ्योरी आती है नील्स बोर की। नील्स बोर, नील्स बोर की थ्योरी आती है। नील्स बोर की थ्योरी क्या है, इसने बताया, इसने ऑर्बिट को डिफाइन करा, इसने एक नया वर्ड लेकर के आया, ऑर्बिट। इसने क्या किया, एक वर्ड इंट्रोड्यूस किया, ऑर्बिट। ऑर्बिट वर्ड का इजाद किया। ऑर्बिट क्या है, ऑर्बिट क्या है बताओ, सर्कुलर पाथ है। ऑर्बिट क्या है, सर्कुलर पाथ है, लेकिन सारे सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट नहीं कहते हैं। ऑर्बिट सर्कुलर पाथ है, लेकिन सारे सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट नहीं कहते हैं। तो कैसे सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट बोलेंगे, तो उस ऑर्बिट को हम लोग सर्कुलर पाथ बोलेंगे जिसका सरकमफ्रेंस लेंथ, जिसका क्या हो, जिसका सरकमफेरेंस का जो लेंथ हो वो ना लेमडा के मल्टीपल में आए। क्योंकि डी ब्रॉगली ने बता दिया था इससे पहले ही कि हर बॉडी वेव होती है, हर बॉडी जो थोड़ी बहुत भी रखती है ना स्पीड, उसके पास वेव नेचर होता है। तो इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहा है, कुछ ना कुछ स्पीड होगा, तो वो भी एक वेव है। और वेव है तो उसका वेवलेंथ क्या होगा, वो डी ब्रॉगली ने बता चुका है। जैसे देखो, जैसे न्यूक्लियस है, अब मान लो हमने एक सर्कुलर पाथ बनाया, अब इस सर्कुलर पाथ में मुझे एक वेव ड्रॉ करना है। वेव इस तरीके से ड्रॉ करना है कि पूरे ऑर्बिट को फिल कर ले। तो देखो मैं कैसे ड्रॉ कर सकता हूँ एक वेव, एक वेव ऐसे, सॉरी ऐसे हो गया, और दूसरा पार्ट ऐसे हो गया, यही तो होगा एक वेव, नहीं एक वेव। तो अगर एक वेव यहाँ पे डिफाइन हो गया, एक वेव पूरे सरकमफ्रेंस को कवर कर लिया, तो इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट ऑर्बिट। इसका मतलब फर्स्ट ऑर्बिट का सरकम, मान लो रेडियस है r1, तो सरकमफ्रेंस लेंथ कितना हो गया, 2πr1, और ये किसके इक्वल होगा, लेमडा के इक्वल होगा। इसी तरीके से या आप यहाँ पे दिखा दो, यहाँ पे दिखा दो कि अगर एक वेवलेंथ के इक्वल सरकमफ्रेंस हो
तो वो कौन सा ऑर्बिट होगा? वो कहलाएगा हमारा फर्स्ट ऑर्बिट। कौन सा ऑर्बिट कहलाएगा? फर्स्ट ऑर्बिट। फर्स्ट। केमिस्ट्री में तुम लोग ऐसा नहीं पढ़ते होगे, केमिस्ट्री में ये सब पढ़े हो? इस तरीके यस से एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं पढ़ते हैं, अलग तरीके से पढ़ते हैं, क्योंकि वहां पे हमें ना केमिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करना है, और हमें यहाँ पे क्या करना है? फिजिक्स पढ़ना है। सर। तो सेकेंड ऑर्बिट किसको बोलेंगे बताओ? नितिन बताओ, सेकेंड ऑर्बिट किसको बोला जाए? सर नितिन, नितिन है कि नहीं? नितिन बताओ, सेकेंड ऑर्बिट किसे बोला जाए? सेकेंड ऑर्बिट किसको बोलेंगे? जिसमें दो वेवलेंथ बने, जिसमें क्या हो? दो वेव फिट बैठ जाए। एक वेव ये हो गया, और दूसरा वेव को मैं दूसरा कलर से दिखाता हूं ताकि समझ में आ जाए कि दो वेव है। आ गया बात समझ में? सेकेंड ऑर्बिट वो सर्कुलर पाथ है जिसमें दो वेव पूरी तरह से फिट बैठ जाए। मान लो सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस है r2, तो सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा? 2πr2, और ये किसके इक्वल होगा? 2λ के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? 2λ के इक्वल होगा। इस तरीके से दिखाते हैं। और टू को दिखाना होगा सर्कल पे, तो कैसे दिखाओगे बताओ? मान लो ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट रहा, ये सेकेंड ऑर्बिट है। सेकेंड ऑर्बिट में दो वेव को कैसे दिखाओगे? तो वेव, दो वेव को थोड़ी सी, एक वेव ऐसे जाएगी, एक वेव ऐसे जाएगी, फिर ऐसे आएगी, और फिर ऐसे चली जाएगी। दो वेव हो गया कि नहीं हो गया? ये यस वेव सर। ऊपर से इधर गया था, हाफ पार्ट नीचे आया, फिर हाफ पार्ट ऊपर गया, हाफ पार्ट नीचे आया। समझे कि नहीं? तो थर्ड ऑर्बिट इसी तरीके से, यानी ना जो हम लोग केमिस्ट्री में देखते होंगे, केमिस्ट्री में कैसे देखते होंगे कि न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर ना फिक्स्ड रेडियस वाला सर्कुलर पाथ पे घूमता है इलेक्ट्रॉन। रियल में ऐसा नहीं होता है, सर्कुलर पाथ स्ट्रेट नहीं होता है, बल्कि इलेक्ट्रॉन ना वेव के फॉर्म में ऐसे चलता है। उसकी ना तो पोजीशन पता होती है, ना मोमेंटम पता होती है, कुछ भी अता पता नहीं होता है, इस तरीके से रन करता है। समझ में आए? तो ये किसके हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ डी ब्रॉगली की थ्योरी से आया है ये, डी ब्रॉगली थ्योरी से आया है। तो कहने का मतलब ऑर्बिट का मीनिंग समझ में आया? नील्स बोर की थ्योरी में ऑर्बिट को इंट्रोड्यूस किया है। और हमें पता है कि मान लो अगर nth ऑर्बिट की बात करूं, तो nth ऑर्बिट के लिए क्या लिखोगे बताओ? सरकमफ्रेंस लेंथ हो गया 2πr, nth ऑर्बिट का रेडियस है, इसीलिए ऐसे लिख दे रहा हूं 2πr इक्वल्स टू n लेमडा। हो जाएगी कि नहीं? हो जाएगी क्या? n लेमडा हो जाएगी। यस सर। और डी ब्रॉगली ने क्या बोला? डी ब्रॉगली ने बोला कि किसी भी पार्टिकल की वेवलेंथ होती है h/mv, तो दोनों को कंबाइन कर देने से क्या आ जाती है? लेमडा की वैल्यू सेकंड से फर्स्ट में रख दो, तो यही से आ जाती है 2πr इक्वल्स टू n, लेमडा का वैल्यू h/mv। तो यहीं से आ जाता है mv/r इक्वल्स टू nh/2π। जिस mvr क्या होती है? एंगुलर मोमेंटम होती है। ये क्या होती है? एंगुलर मोमेंटम होती है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होती है? nh/2π। जो भी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमेगा, ऑर्बिट का मतलब समझ रहे हो ना, अभी समझाया था, ऑर्बिट का खास मतलब यस है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमेगा उसका एंगुलर मोमेंटम खास होगा। उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? तो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा nh/2π। n क्या है? n है नंबर ऑफ ऑर्बिट।
कौन से ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम क्या है, बता सकते हो? बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? फर्स्ट यस सर। ऑर्बिट में क्या है, 1 रख दो, सेकेंड ऑर्बिट में क्या है, 2 रख दो, तो एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। अब इसके सामने क्वेश्चन क्या था, जब इसने मॉडल दिया तो इसके सामने क्वेश्चन था रदरफोर्ड वाला, कि इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं गिरेगा न्यूक्लियस में, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कहता है कि एनर्जी तो लूज करेगा। तो इसने बोला ना, गिरने से ही बचाना है ना, तो बोल दो कि एनर्जी जाता ही नहीं है। इसने क्या बोल दिया, इसने क्वेश्चन क्या था इसके सामने, व्हाई इलेक्ट्रॉन डजंट फॉल, ये श्योर था कि गिरेगा नहीं। व्हाई इलेक्ट्रॉन डजंट फॉल along a spiral path, why electron doesn't fall along a spiral path to collapse with nucleus, क्यों नहीं गिरेगा? तो इसका रीजन क्या बताया, रीजन बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है यहाँ परेशान कर रहा है ना। तो इसने बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी doesn't holds true in orbit। इसका हिंदी मतलब समझो, इसका हिंदी मतलब ये हो गया, इसका हिंदी मतलब हो गया, जब तक एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमता रहेगा ये थ्योरी उस पे काम नहीं करता है। बात सिंपल, छोटे छोटे पार्टिकल जब तक घूमेंगे एक फिक्स ऑर्बिट में ये थ्योरी नहीं लगेगा। समझ में आया कि नहीं? जब तक छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स जिसको बोलते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, जब तक छोटे छोटे पार्टिकल्स फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते रहेंगे, फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते रहेंगे रहेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी नहीं लगेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी नहीं लगेगा। तो क्वेश्चन पूछने वालों की तो कमी नहीं है, क्वेश्चन पूछने वालों ने बोल दिया। लेकिन प्रैक्टिकली क्या देखते हैं, कोई भी हम लोग बॉडी ले लें ना, कोई भी बॉडी ले लें दुनिया की, और एग्जामिन करोगे ना तो उससे रेडिएशंस निकलता रहता है। तो बोला अगर निकल नहीं रहा है तो ये कहाँ से दिखा प्रैक्टिकली? तो नील्स बोर ने इसे भी एक्सप्लेन करा है, ये भी मैं पिछले ही क्लास में बता चुका हूँ। इसका रीजन क्या बताया, इसका रीजन बताया कि आप ऐसे समझो, एनर्जी का एक्सचेंज कब होगा? तो कहता है नील्स बोर, जब न्यूक्लियस के चारों ओर फिक्स्ड ऑर्बिट में इस तरीके से इलेक्ट्रॉन रहेंगे, घूमते हुए रहे होंगे, और किसी तरीके से ना उसको एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाए। जैसे मान लो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है और इसको कहीं से हमने क्या करा, एक एक्स्ट्रा एनर्जी दे दिया, एक्स्ट्रा एनर्जी गिवन, एक्स्ट्रा एनर्जी गिवन। कैसे दे सकते हो एनर्जी? एनर्जी देने का बहुत सारा तरीका है, कैसे दे सकते हो? जैसे मान लो ये बॉल रुका हुआ है और इसको एनर्जी देना है, तो क्या करो, एक बॉल से धक्का मार दो इसको, तो ये भी घूमने लगेगा कि नहीं, ये भी मूव करने लगेगा कि नहीं? तो एक तो तरीका है कॉलिजन, एक तरीका क्या है जिससे हम एनर्जी दे सकते हैं, कॉलिजन। और दूसरा तरीका है हीट, दूसरा तरीका क्या है, हीट। एक तरीका है कॉलिजन और दूसरा तरीका है हीट। जनरली मॉडर्न फिजिक्स में हम इन्हीं दोनों प्रोसेस से क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर को। समझ में आ गया? इसी तरीके से हम सिस्टम में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो मान लो किसी वजह से इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गया, तो नील्स बोर क्या कहता है कि ना ये इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है हायर ऑर्बिट में। अनस्टैंड,
हायर ऑर्बिट रिप्रेजेंट करता है अनस्टेबिलिटी को, तो हायर ऑर्बिट में जंप कर जाता है। लेकिन 1 सेकेंड के, है ना, 10 का पावर 1 सेकेंड का 1/10 का पावर 8 समझ लो, इतने हिस्से में वापस लौटना होता है उसको प्रैक्टिकली। अगर ऐसा नहीं होगा तो एटॉमिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो इसलिए क्या होगा, जैसे मान लो 2 जूल एनर्जी, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था और यहाँ पे किसी दूसरे ऑर्बिट में चला गया। यहाँ पे मान लो एनर्जी लिया 2 जूल, 2 जूल लिया, और ये वाला जो लेवल है इसका कुछ एनर्जी होगा। कितना एनर्जी होगा? नेगेटिव एनर्जी होगा, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी ही अस्टेबल बनाती है सिस्टम को। तो मान लो इसका एनर्जी रहा होगा -5 जूल, है ना, और इसका एनर्जी रहा होगा -3 जूल। तो देखो क्या किया है, देखना इससे समझ में आएगा। जब हमने +2 जूल एनर्जी बाहर से दिया, तो अब बताओ इसके पास कितना एनर्जी है। तो 3 रेड जूल। वाले पार्टिकल्स के पास एनर्जी पहले से था -5 जूल, और 2 जूल हमने बाहर से दे दिया, तो कितना हो गया? -3 जूल। तो अब ये यहाँ नहीं टिकेगा, अब ये उस ऑर्बिट में जाएगा जिसकी एनर्जी -3 जूल होगी। तो देखा कि अरे कहीं पे है -3 जूल का ऑर्बिट, और वहां पे शिफ्ट हो जाएगा। वहां पे क्या होगा, ये मान लो यहीं पे है तो यहाँ पे जंप कर गया। लेकिन एक्साइटेड स्टेट में या अनस्टेबल स्टेट में ज्यादा देर तक नहीं टिकता है, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्टेबल बनाना है, तो वो ना बैक जंप कर लेता है। तो बैक जंप में ये एनर्जी रिलीज करता है। तो इस मेथड से उसने ये बता दिया कि एटॉमिक स्ट्रक्चर एनर्जी लेगा कब और देगा कब। बताओ एनर्जी कब लेगा और कब देगा, क्या समझ में आया? एनर्जी अब्जॉर्ब बाय एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है। कैसे पता चलेगा, कैसे पता चला कि एनर्जी अब्जॉर्ब किया है कि नहीं किया है? तो पता चलेगा इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से, इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से पता चलेगा। अगर दिख जाए इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है बाहर की तरफ, लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ जंप कर रहा है, तो समझ जाएंगे क्या, समझ जाएंगे कि एनर्जी को इसने गेन करा है, एनर्जी को ये लिया है। और एनर्जी रिलीज कब करेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर? एनर्जी रिलीज्ड बाय एटॉम या एटॉमिक स्ट्रक्चर कब करेगा? जब बैक जंपिंग होगी। बैक जंपिंग बहुत जरूरी है एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए, कुछ भी होगा बैक जंपिंग होगा ही होगा। एनर्जी रिलीज कब होगी? ड्यूरिंग बैक जंपिंग। बैक जंपिंग कहाँ से कहाँ होती है आपको पता है? बैक जंपिंग होती है हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट। तो हायर से लोअर पे जब भी आए तो एनर्जी को वो छोड़ देगा, और वही एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या लाइट, ये सब के फॉर्म में हमें दिखता है। यहाँ के बाद हमने क्या करा था, बोर का जो पॉइंट्स आया, कौन कौन सा पॉइंट आया? पहला आया कि जो MVR होगा वो NH/2 आएगा, ये मैथमेटिक्स आया। और दूसरा, अगर देखो आप लगभग सर्कुलर मान लो ऑर्बिट को, पार्टिकल थ्योरी को मानते हुए, तो क्या आपको पता चलता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा माइनस चार्ज और यहाँ पे प्लस होगा, तो एक फोर्स सेंटर की ओर लगेगा कि नहीं? कुछ रेडियस होगा, कुछ स्पीड होगा, तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। पिछले क्लास में हमने इसका कैलकुलेशन किया था। नितिन, तुम रिवाइज कर लेना पिछला लेक्चर्स। अब मैं यहाँ से डायरेक्ट फार्मूला लिखूंगा। रेडियस का वैल्यू क्या आया था? रेडियस का वैल्यू आया था nth ऑर्बिट के, nth ऑर्बिट के रेडियस का वैल्यू हमने डिराइव करा था।
वो आया था n²h²/4π² E²mz/k। इसमें h कांस्टेंट है। h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है। प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.62 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और पाई का वैल्यू जानते हो, ई क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 10⁻⁻19 कूलम। एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसकी वैल्यू पता है -31 kg। और क्या पता है? के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू इतनी होती है Nm²/कूलम²। ये होती है। सारी वैल्यू जब रखोगे तो क्या आती है? 0.53 के लगभग आती है। 0.53 n²/z। तो ये रेडियस का फॉर्मूला है। लेकिन ये फॉर्मूला कब लगा सकते हैं, इसका लिमिटेशन भी मैं बताया हूँ। ये फॉर्मूला 1 इलेक्ट्रॉनिक एटम के लिए लगा सकते हैं। 1 इलेक्ट्रॉनिक एटम के लिए ही केवल ये लगाएंगे। और 1 इलेक्ट्रॉनिक एटम कौन कौन से हैं उसका मैं नाम भी लिख देता हूँ। जैसे हाइड्रोजन, कौन कौन सा है? हाइड्रोजन है, हीलियम प्लस है, लिथियम प्लस प्लस है। तो मेनली क्वेश्चन इसी 3 से आता है। इसी 3 पे आपको फोकस रखना है कि इस 3 पे हम बोस की थ्योरी लगा सकते हैं बिना किसी संकोच के। तो रेडियस निकल गया। दूसरा बचता है कि मान लो इलेक्ट्रॉन घूम तो रहा होगा, किस क्या स्पीड होगी इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट में। तो स्पीड भी हम निकाल सकते हैं। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट क्या होगी? तो nth ऑर्बिट में स्पीड का फॉर्मूला निकाला था 2.18 10⁻6 मीटर पर सेकेंड Z/n। ये फॉर्मूला था। Z क्या है पता है ना? एटॉमिक नंबर है। n क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। किस एलिमेंट के लिए और कौन से ऑर्बिट में चाहिए स्पीड, ये फॉर्मूला बताएगा। पहले ही बता दिया। ये भी फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है? 1 इलेक्ट्रॉन एटम सिस्टम के लिए। 1 इलेक्ट्रॉन एटम सिस्टम के लिए ही केवल लगा सकते हैं, है ना। यह स्पीड निकल आया। इसके बाद मैंने क्या निकाला था? इसके बाद मैंने कैलकुलेट करा था बहुत सारी एनर्जीज के बारे में। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी का भी फॉर्मूला आया था। फिर पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला निकाला, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला निकाला। तो क्या रिलेशन आया था? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आया था, याद होगा, के Z(E²/2R) और पोटेंशियल एनर्जी का आया था -kZe²/R। और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आया था -kZe²/2R। ये आया था। तो यहाँ से एक रिलेशन हमें पता चला कि टोटल एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा काइनेटिक एनर्जी के मैग्नीट्यूड के बराबर रहेगा। और इन दोनों की जो वैल्यू होगी पोटेंशियल एनर्जी का आधा रहेगा, है ना। और इसमें हमने एक ग्राफ भी बताया कि ग्राफ से कैसे पहचानेंगे कौन सा काइनेटिक है, कौन सा पोटेंशियल है। मान लो इधर एनर्जी को लिखा और इधर आर को लिखा और ऐसे ग्राफ दिया है, तो कैसे पता चलेगा कौन सा एनर्जी है? तो ये वाला बोलता है ये पॉजिटिव है इसीलिए काइनेटिक एनर्जी है, ये ज़्यादा नेगेटिव है इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी है, और ये थोड़ी कम नेगेटिव है इसीलिए टोटल एनर्जी है। टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है, पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव होती है, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? पॉजिटिव होती है। ये चीज़ें बताया था। और फिर हमने क्या करा था? टोटल एनर्जी का फॉर्मूला भी निकाल लिया था। फॉर्मूला तो निकाल ही लिया, उसमें वैल्यूज को पुट करा। तो वैल्यू को पुट करने के बाद रिलेशन आया था
-13.6 है ना, -13.6 Z²/n²। और ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया था। ये एनर्जी किसके लिए आया था? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए। और ये टोटल एनर्जी किसकी है? टोटल एनर्जी है nth ऑर्बिट की। टोटल एनर्जी किसकी है? nth ऑर्बिट की। nth ऑर्बिट की टोटल एनर्जी। अच्छा, जब हमें एनर्जी मिल गया तो फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, है कि नहीं? सब कुछ निकाल सकते हैं। जैसे देखो, एक क्वेश्चन में बता रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ। मान लो हमारे पास हाइड्रोजन की एटम है, और हाइड्रोजन की एटम में पता है बीच में न्यूक्लियस होती है यहाँ पे। और मान लो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में कहाँ से कहाँ जंप कराए, तो ये थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे ऐसे जंप किया। कहाँ से कहाँ जंप किया? देखो, थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे जंप किया। तो क्या लगता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलेगा कि नहीं निकलेगा? लाइट यहाँ से निकलेगी कि नहीं निकलेगी? निकलेगी। लाइट निकलेगी कि नहीं? निकल जाएगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसको कि हम लोग लाइट भी बोलते हैं सिंपल वर्ड में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, वो निकल जाएगी बाहर। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि बताओ इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसका वेवलेंथ क्या है ना? ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अगर हमें इसकी एनर्जी मिल जाए तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ निकालना बहुत आसान है। कैसे एनर्जी मिलेगा बताओ? कैसे एनर्जी मिलेगा इस लाइट में? तो इस एनर्जी का जितना डिफरेंस होगा वही तो ये लेकर के इधर गया। तो एनर्जी का डिफरेंस बता सकते हो कितना है? थर्ड ऑर्बिट का एनर्जी कितना है? तो टोटल एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट कितनी हो जाएगी? तो फॉर्मूला है 13.6। एन का वैल्यू फॉर्मूला है ना टोटल एनर्जी का, -13.6 Z²/n²। ये फॉर्मूला है। तो क्योंकि हाइड्रोजन है तो जेड की वैल्यू 1 हो गई, ऑर्बिट थर्ड है तो 3 का स्क्वायर हो गई। इसी तरीके से टोटल एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट की कितनी होगी? तो 13.6 हाइड्रोजन का ही एटम है और नंबर ऑफ ऑर्बिट 1 है। आ गई कि नहीं आ गई? ये आ गई। अब आप इस दोनों का डिफरेंस कर लो। यही डिफरेंस किसकी एनर्जी हो गई है? लाइट की एनर्जी हो गई है, जो बाहर गई है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी अगर बतानी होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की क्या बतानी है? एनर्जी। तो वो कितनी होगी बताओ जल्दी से? दोनों का डिफरेंस कर दो विद मैग्नीट्यूड। दोनों का डिफरेंस कर दो तो वो कितनी आ जाएगी? 13.6 इंटू 1 - 1/9, ये आ गई। और सॉल्व कर लो, सॉल्व करके देखो कितनी आ जाएगी। जो भी आ गया रिलेशन सॉल्व कर लो। तो ये आ गई 13.6 8/9, जो भी आया इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी आ गया कि नहीं? ये एनर्जी किसकी है? ये एनर्जी रेडिएशन की है जो बाहर गई है। फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो अब, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी है हमारे पास। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से क्या निकाल सकते हो? प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या कहती है कि जो रेडिएशन की एनर्जी होती है वो होती है H × F। तो बताओ यहाँ से F निकाल सकते हैं कि नहीं? F कितनी हो जाएगी? तो एनर्जी को H से डिवाइड कर दोगे। एनर्जी को किससे डिवाइड कर देंगे? H से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगी फ्रीक्वेंसी। और जब फ्रीक्वेंसी आ गया तो वेवलेंथ निकाल सकते हैं कि नहीं? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का ही हेल्प लो। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहती है?
प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहता है, वेवलेंथ के टर्म में भी लिख सकते हो एनर्जी। एनर्जी होती है एच और फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हैं सी अपॉन लेमडा। तो एनर्जी जब हमें निकल गया और एच सी का वैल्यू पता है, लेमडा निकल जाएगा। लेमडा कैसे निकल आएगा बताओ, एनर्जी को एच सी से डिवाइड कर देंगे, लेमडा हो जाएगी एच सी अपॉन एनर्जी। तो इस तरीके से वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो ओवरऑल जो फॉर्मूला जनरल आती है, मान लो ना, मान लो कि n2 ऑर्बिट से शिफ्ट होकर के n1 या n1 से n2 पे गया है। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ शिफ्ट हुआ है, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है n1 से n2 पे। तो अगर हमें रेडिएशन की एनर्जी निकालनी हो, रेडिएशन एनर्जी निकालनी हो तो कितनी हो जाएगी बताओ। रेडिएशन की एनर्जी निकालनी हो तो वो आ जाएगी 13.6 1/n1² माइनस 1/n2²। ये आ जाती है। और ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है। ये एनर्जी किस में आती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है, ये आती है। और इसी को ना हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे एक चीज मिसिंग है एनर्जी में, वो क्या है बता सकते हो। यहाँ पे क्योंकि हाइड्रोजन एटम था, किसी और एटम की बात करूंगा तो वहां पे एटॉमिक नंबर भी आएगा। तो जनरल फॉर्मूला होता है -13.6 Z² 1/n1 ये वाला एनर्जी का फॉर्मूला होता है। इतना एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब हमेशा एटम करता है। और इसी को अगर मैं कन्वर्ट कर दूं एसआई यूनिट में, इसी टर्म को, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं R/(h(c)Z² इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। ये क्या लिख दिया, यहाँ पे आर ना, आर कहलाता है राइडबर्ग कांस्टेंट। इसकी वैल्यू 10⁻⁻7 पर मीटर होती है। और एच तो जानते ही हो, प्लैंक कांस्टेंट, सी स्पीड ऑफ लाइट है। इसी को जब सॉल्व करोगे ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो ये आ जाती है। या इसको कन्वर्ट करेंगे तो एक कांस्टेंट एच सी के साथ आती है जिसको राइडबर्ग बोलते हैं। तो ये एनर्जी का फॉर्मूला है। और अगर हमें फ्रीक्वेंसी का निकालना हो तो क्या करेंगे, तो फ्रीक्वेंसी होती है, प्लैंक क्वांटम थ्योरी ले आओ, कि एनर्जी होती है h इंटू एफ। जो भी एनर्जी निकली वो हो गई h इंटू एफ। एनर्जी कितना निकला, अभी फॉर्मूला लिखा था R(h(c)Z² 1/n1² माइनस 1/n2²। इतना एनर्जी निकला। इसी को हमने h इंटू एफ लिखा तो देखो h कट गया। तो फ्रीक्वेंसी का एक जनरल फॉर्मूला क्या आ जाता है, RC Z²